नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियोस में हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कवर किया था। उसके कुछ फैक्ट्स कवर किए। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी में उस सभ्यता का सामाजिक अवलोकन करते हैं। सामाजिक अवलोकन करने की कुछ विधियां हैं, जैसे हम जान सकते हैं कि हाँ वो ऐसा समाज कैसा था, उसकी प्रथाएं कैसे थी, वो क्या क्या यूज़ करते थे, क्या सामान यूज़ करते थे अपनी दैनिक दिनचर्या में। उस हिसाब से हम पहले देखते हैं समाधान। समाधान में जब वही है, उदाहरण ले सकते हैं हम मिस्र का। मिस्र में राजकीय समाधान हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे राजा महाराजाओं को पिरामिड के अंदर दफनाया जाता था और उसमें काफ़ी धन संपदा भी रहती थी, सोना बहुत रहा करता था। तो स्टार्ट करते हैं। पुरातत्वविद सामाजिक भिन्नता जानने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से एक है समाधान। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिड जो एक राजकीय समाधान थे, जिनमें अपार धन संपदा थी, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही थे। मिस्र के जो पिरामिड थे वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इसको नोट करें। हड़प्पा सभ्यता में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। इसे हम आमतौर पे नहीं कहेंगे, ये भी एक तरीके से है कि अपनी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति को इससे अलग करना। अगर आम तौर होता कि आम तौर पे उन्हें दफनाया ही जाता था, तो ये लाखों में मिलते। जहाँ खुदाई होती उस कब्रिस्तान में हज़ारों में मिलते, क्योंकि जब इतनी बड़ी सभ्यता बनाई गई, और जैसे पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि लाखों लोगों का श्रम लगा होगा केवल चबूतरे बनाने में, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी की होगी। एज पर फिजिक्स के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया, मैथ्स के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया, क्या क्या सीन है उसका, साइंस लगाई, तो लाखों का श्रम आ रहा था उसमें। तो उस हिसाब से अब वहाँ लोग रहते तो मरेंगे भी, एक्सीडेंट भी होंगे, बीमार भी होंगे। तो वो का अगर आम तौर पे दफनाए जाते तो वहाँ पे लाखों के हिसाब से एटलीस्ट हज़ारों के हिसाब से कब्रें मिलती, लेकिन उतनी नहीं मिली हैं। कुछ लोगों को मिली है, वो तो हमारी संस्कृति में भी है, कुछ लोगों को दफनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, या मैंने आपको समझा दिया। कभी गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। हाँ, कभी कभी जो दोनों कब्रें समान नहीं हुआ करती थी, उनकी अलग अलग टाइप की हुआ करते थे। और कुछ स्थानों में जो कब्रें हुआ करती थी, उनकी सतह पर ईंटों की चिनाई कर दी जाती थी। कुछ कब्रों में मृदबान तथा आभूषण मिले हैं। ये क्यों मिले हैं? अपने यहाँ नहीं होता कि जो आदमी किसी चीज़ से ज़िंदगी भर ज़्यादा प्यार करता था, कोई औरत अपने जेवर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसी को पहनती थी, तो मरते वक्त या तो उसे ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है, या तो साथ में उसके अगर उसे जलाया जा रहा है तो साथ में कर दिया जाता है, या उसे दफनाया जा रहा है तो उसे साथ में दफना दिया जाता है। तो वही प्रथा थी, सारी हमारी संस्कृति से रिलेटेड ही है। कुछ कब्रों में मृदबान तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार मृत्यु के बाद इसका प्रयोग किया जा सकता था। यह पुरातत्वविदों की मान्यता है। हमारी संस्कृति में ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आत्मा मरने के बाद शरीर की जो उसका जो जीव है वो उसका यूज़ करेगा इन बर्तनों का। ये पुरातत्वविदों की अपनी मान्यता है। हमारी क्या मान्यता है कि वो उससे प्रेम करता था, इसलिए उसके साथ रखा जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों समाधानों से आभूषण मिले हैं। वही मैंने बोला ना, वो आभूषण उसको ज़िंदगी भर पहना उसने, इसलिए उसके साथ उसे दफना दिया गया। 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न होता है, जैस्पर के मनके से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। वही मैंने बताया ना, उनकी महत्वपूर्ण चीज़ होगी जिसे वो ज़िंदगी भर प्यार करता रहा, उसकी पसंदीदा चीज़ होगी, तो उसके साथ दफना दिया गया। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सभ्यता के निवासियों को का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ये जो लाइन है, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। यह पुरातत्वविदों की अपनी सोच थी। विलासिता की वस्तुओं का खोज एग्जाम की दृष्टि से ये है, लेकिन समझने की दृष्टि से हम अपने हिसाब से समझेंगे कि हाँ, ये क्योंकि हम इस संस्कृति को जी रहे हैं, हम दूसरे के हिसाब से खुद को, दूसरे देश के हिसाब से खुद को नहीं डालेंगे, अपनी संस्कृति और अपने देश के हिसाब से जिएंगे और समझेंगे। विलासिता की वस्तुओं की खोज
अब दूसरी चीज़ है, मैं बोला ना कि सामाजिक अवलोकन की कई विधियाँ, एक समाधान हो गया। अब दूसरा है विलासिता की वस्तुओं की खोज, कि वो क्या क्या जीना पसंद करते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे, खाने के बर्तनों में क्या यूज़ करते थे, क्या क्या चीज़ पसंद थी, सजावटों में कैसे क्या 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 चीज़ वो यूज़ करते थे। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है विलासिता की वस्तुएं। पहले वर्ग में रोजमर्रा की चीजें हैं। रोजमर्रा में चीजों में क्या क्या यूज हो सकता है। पहली चीज क्या होती है, खाने के बर्तन, डेली यूज वाले बर्तन, जिन्हें पत्थर या मिट्टी से बनाया जाता था। पास पास के पत्थरों से मिल जाता था, मिट्टी से ही बना दिया जाता था। चकिया हो गया, मृदबांड हो गए, सुइयाँ बनाई जाती थी, झावा बनाया जाता था। ये पूरी बस्तियों में समानता पाई गई है। मतलब तो जो पुरातत्वविद है ना, दो चीज लगाई, एक है नॉर्मल चीज, आम चीज, उनमें आम चीजों में चकिया, मृदबांड, सुइयाँ जो पत्थर और मिट्टी से बने, और दूसरी उन्होंने बहुमूल्य एक चीज की कैटेगरी में रखा है जो बना हुआ है फयांस करके एक फयांस करके एक चीज हुआ करती थी। वो क्या चीज हुआ करती थी, फयांस मतलब होता है घिसी हुई रेत जो होती है ना, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग, बालू ले लो, रंग ले लो, वही चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण हुआ करता था, ये फयांस, और इसको पकाया जाता था। फिर कहीं जाके एक छोटा पात्र बनता था, और इन्हें बनाना कठिन था, इसलिए इन्हें बहुमूल्य वस्तु में रखा गया। लेकिन एक और दिक्कत यहाँ पे पुरातत्वविदों को एक दिक्कत यहाँ पे आई, तब आई जब स्थिति तब पुरातत्वविदों के लिए गंभीर होती है ये निर्णय लेने में बहुमूल्य और साधारण वस्तु कौन सी है। जब फयांस से बनी रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं जो खुद बहुमूल्य थी। अब जब उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक समान कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी में क्या है, चकिया, मृदबांड, सुइयाँ, जो किससे बनी हुई हैं, पत्थर और मिट्टी से। दूसरी उन्होंने बांट दी बहुमूल्य वाली कैटेगरी, जिसमें फयांस पदार्थ से बना हुआ है। और फयांस क्या हुआ है, रेत या बालू को रंग में और चिपचिपे पदार्थ के साथ मिश्रण को पका दिया गया, और उससे पदार्थ जो बनता है उसे फयांस बोलते हैं। उससे छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे, तो इसको बहुमूल्य चीजों में डाल दिया। लेकिन उनको दिक्कत क्या हुई कि अब जब फयांस से ये रोजमर्रा की चीजें बनने लगी, तो अब कैटेगरी बची कहाँ। रोजमर्रा की चीजें जो सुइयाँ हैं वो भी फयांस की मिल रही, कहीं कहीं चक्कियाँ भी फयांस की कहीं कहीं मिली, कहीं मृदबांड भी फयांस के बने हुए कहीं कहीं मिले। तो इस कैटेगरी में उनको दिक्कत हुई कि अब कौन सी कैटेगरी हम कैसे बनाएं। अधिकांश मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से मिले हैं ये सब चीजें, अधिकांश जो हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली हुई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कालीबंगन की जो छोटी छोटी बस्तियां थी ना, वहाँ ये बिल्कुल ही नहीं है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक बड़े शहर थे, और इसलिए बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं शिल्प कला की चीज़ें हो गई। हो सकता है कि आसपास की जितनी भी सभ्यताएं बसती थी वहाँ से यहाँ पे बिकने के लिए जाती थी, इसलिए मैक्सिमम चीज़ें मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिलती हैं। सोना दुर्लभ और आज की तरह ही कीमती था, सोना दुर्लभ था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी आभूषण, सोने के जितने आभूषण थे ना, वो संचयों से प्राप्त हुए। अब संचय क्या होता है, संचय क्या होता है, जैसे सोना कहाँ प्राप्त हो सकता है, किसी धातु कर्मी के यहाँ, जिसने भाई उसको कल उसको पास ऑर्डर आया मेरे को 4 आभूषण बनाए, तो उसके पास ऑर्डर तभी आएगा, वो ऑर्डर तभी बना के देगा ना जब उसके पास पहले सोना संचय रखा होगा। आज की तरह नहीं है कि सबकी दुकानें खुली हुई हैं। वो उस इलाके में हो सकता है वो अकेला होता, वो तरह का धातु कर्मी बड़ा, तो उसके पास बना के रखा होगा, तो स्टोर करके रखेगा, तभी उस सोने का प्रयोग करेगा। तो वही जो संचय है ना वो रह गए, उसके मालिक ने उनको छुआ ही नहीं, तो उन्हें उसी को बोला गया है संचय। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी सोने के आभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। ऐसे इधर उधर किसी के दफनाए हुए में नहीं है, ऐसा नहीं, संचयों से प्राप्त हुए हैं कि कहीं मालिक ने उसको छुपा के रखा और उसे वापस वहां से उठाया नहीं, और सभ्यता का अंत हुआ और वहीं पड़े रह गए, तो वही पुरातत्वविदों को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने संचय बोला इसे। अब बात करते हैं तीसरी चीज, शिल्प उत्पादन के विषय में। चनहुदड़ो, जो मोहनजोदड़ो का एरिया 125 हेक्टेयर की है, और इसका चनहुदड़ो का केवल 7 हेक्टेयर है। चनहुदड़ो जो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती थी, लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न। छोटी बस्ती थी तो क्या हो गया, चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन में पूरी तरह संलग्न थी। यहाँ क्या क्या बनाया जाता था, मनके बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी, धातु कर्म किया जाता था, मुहर निर्माण किया जाता था, बाट बनाए जाते थे। अब मनके किससे बनाए जाते थे, मनकों के निर्माण में कार्निलियन क्या होता है, सुंदर लाल रंग का एक पत्थर होता है। फिर उसके बाद जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज तथा
सेल कड़ी जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था मनकों को बनाने के लिए। तांबा, कांसा तथा सोने की धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे: चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। चित्रकारी से भी सजाया जाता था, उन्हें चित्रकारी भी की जाती थी। अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात थी चित्रकारी करना, उन्हें आर्ट भी आती थी। सेल खड़ी मुलायम थी, सेल खड़ी जो पत्थर था वो मुलायम था, तो उसमें आसानी से चित्रकारी की जाती थी। कुछ सेल खड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। कुछ जो पात्र हुआ करते थे या मनके हुआ करते थे, वो सेल खड़ी के चूर्ण के जो लेप होते थे उसको साँचे में डालकर तैयार किए जाते थे। सूक्ष्म मनके सेल खड़ी के कैसे बनते थे? अब सेल खड़ी पत्थर है, हम उसे बड़ा बना सकते हैं। आज के परिपेक्ष में हम छोटा बना सकते हैं, लेकिन उस समय के परिपेक्ष जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो वस्तुएं नहीं थी, और कैसे कैसे उसमें चित्रकारी करना और बिल्कुल छोटे छोटे मनके कैसे बना देना, ये आज भी पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली है कि कैसे बनाया होगा। नागेश्वर और बालाकोट करके जो बस्तियां हैं, समुद्र के समीप थी। ये संग से बनी वस्तुएं, यहाँ पे संग से बनी हुई वस्तुएं मिलती थी, जैसे चूड़ी हो गई, करछी हो गई, पच्चीकारी हो गई। ये यहाँ का विशिष्ट केंद्र था। यहाँ चूड़ियाँ जैसे बहुत ज़्यादा बनती थी, करछी बनती थी, पच्चीकारी बनती थी। क्या था? नागेश्वर और बालाकोट जो समुद्र के करीब था। यहाँ से माल दूसरी बस्तियों को जाता था। दूसरी बस्तियों को मतलब कालीबंगन में जाएगा, लोथल में जाएगा, वहाँ जाएगा, लेकिन मेन कहाँ जाएगा? मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, क्योंकि मेन बाजार वही बड़ी सिटी में जाता है। छोटी जगह से बड़ी जगह आता है ना, फिर वहाँ से लोग खरीदने आते हैं, वही वाला सीन। तो इसी प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं, ये भी संभव हो सकता है कि चनूदड़ो और लोथल से तैयार माल मनके का मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे शहरों तक लाया जाता था। ये वहाँ पहुँचता था, तो ये भी कहाँ पीछे रहने वाले थे? लोथल और चनूदड़ो भी वहाँ जाएगा, जब नागेश्वर और बालाकोट से माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बिकने के लिए आता था। अब बात करते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करेंगे? अभी आपसे बोलूँ मैं कि यहाँ पे पहले फैक्ट्री थी, अब आप मेरे को बताओगे यहाँ फैक्ट्री थी या नहीं थी, आप कैसे पहचानोगे? आपने खुदाई करी तो आप क्या क्या ढूंढोगे, वहाँ पे क्या क्या हो सकता है? आप क्या क्या ढूंढोगे? उसने क्या क्या बचा, उसने कौन सा मटेरियल यूज़ किया। हो सकता है कुछ मटेरियल आधा रह गया हो सकता है उसने पूरा मटेरियल बनाया, वो ढूंढा होगा। क्या मटेरियल, पहले ढूंढोगे क्या मटेरियल था, फिर उस मटेरियल से उसने क्या क्या बनाया होगा, पूरा आधा रह गया होगा। उसका कूड़ा करकट मेन होता है, जो उसने डिस्पोज किया होगा, बाहर फेंका होगा, जहाँ दूर से फेंकेगा नहीं, आस पास ही रखा होगा, काट काट के छोटा छोटा छोड़ा होगा। जब सभ्यता खत्म हुई तो वो वहीं रह गया। तो उनसे पता चलता है कि हाँ क्या क्या यहाँ पे काम होता है। तो वही आगे देखते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए निम्न चीजें चाहिए: प्रस्तर पिंड, पत्थर के पिंड, पूरे शंख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया माल तथा कूड़ा करकट। और कूड़ा करकट सबसे ज्यादा प्रमुख है, वो पूरा बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये काम हुआ है। अब आगे चलते हैं। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी से बने बैलगाड़ियों के खिलौने प्रतिरूप संकेत करते हैं। अभी माल कैसे वहां पहुंचता होगा, ये तो सब कुछ ठीक है कि बालाकोट नागेश्वर से मोहनजोदड़ो सामान आया, चनूदड़ो लोथल से मोहनजोदड़ो हड़प्पा सामान पहुंचा शहरों में बिकने के लिए। वो पहुंचा कैसे? तो वो हमें पता चलता है, जो मिट्टी के खिलौने हैं ना बैलगाड़ी वाले, उनसे पता चलता है कि बैलगाड़ी जो थी वो लैंड पे चलने के लिए मेन वो थी, आवागमन का साधन थी। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों से के बने नदी मार्गों का भी प्रयोग होता था। अब ऐसा नहीं है कि पानी को हम उपेक्षित कर दें, पानी का रास्ता हमेशा ही यूजफुल रहा है। इवन लैंड से जो रास्ता था बैलगाड़ी वाला, उससे सेफ पानी का रास्ता हुआ करता था, और वो ज़्यादा सेफ था और जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता हुआ करता, ईजी भी हुआ करता था वो। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे उप महाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। अभी हमने क्या देखा कि इस देश में कैसे माल पहुंचता था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में, बालाकोट और नागेश्वर से, चनूदड़ो तथा लोथल से, धौलावीरा से बिकने के लिए वहाँ कैसे पहुंचता था। पानी के रास्ते, सिंधु की सहायक नदियों के रास्ते, बैलगाड़ी जो मेन
का हो सकती है, आवागमन का साधन थी, उनके रास्ते। अब हम अगली बार देखेंगे उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल कैसे भारत के इस आर्यावर्त के उस सभ्यता के मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जैसे महानगरों तक पहुंचता था बिकने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर अच्छा हो तो लाइक कर दें।